देखेंगे वेतन चैप्टर का 4th नंबर क्वेश्चन, यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज का बैक क्वेश्चन है उसका हम 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से उसको हल करना है, क्या ही उसका प्रोसेस रहता है वर्किंग नोट का, हेडलाइन का, मेन सॉल्यूशन का, एक्स्ट्रा जो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है जैसे हमारा वेतन से क्या आशय होता है, ये जो दुनिया भर का जितना सारा चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखिए आज हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें दिया है श्री मोहन वाला क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन आप मैच कर लीजिए बुक में, हम श्री मोहन वाला क्वेश्चन आज देखेंगे। इसमें सबसे पहला दिया गया है कि श्री मोहन कानपुर में रहते हैं। मोहन कहाँ पे रहते हैं? कानपुर में। तो अभी तक हमारा जो तीसरा नंबर तक क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। अब तक अगर आप उन क्वेश्चंस को देखे होंगे तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि शहर अगर कानपुर है तो इसमें जब हम मकान किराए भत्ते की गणना करेंगे तो वहां पे हमें वेतन का 40% लेना है, क्योंकि 50% तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता के लिए होता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन 4 शहरों के लिए क्या होता है 50% काटते हैं, और बाकी कोई शहर हुआ तो उसके लिए 40%। अब यहाँ तो कानपुर दिया है, अब कानपुर दिया है तो 40% काटना पड़ेगा हमें। आगे क्या बोला गया है कि उन्हें 2 लाख रुपए का मूल वेतन मिल रहा है। किसको? श्री मोहन को 2 लाख रुपए का मूल वेतन मिल रहा है और 2 लाख रुपए का महंगाई वेतन मिल रहा है। वेतन मिल रहा है 2 लाख और महंगाई वेतन भी 2 लाख मिल रहा है उनको, दोनों ही 2-2 लाख है। तथा 1,50,000 रुपए का मकान किराया भत्ता मिलता है और 1,50,000 रुपए का मकान किराया भत्ता मिलता है। यानी कि जहां पे कंपनी में काम करने के लिए गया था वहां पे जिस घर को रेंट पे लेकर रह रहा है उस रूम का, उस घर का रेंट को पेमेंट करने के लिए कंपनी के मालिक की तरफ से वेतन के अलावा एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है ताकि वो रेंट को पटा सके। तो वही मकान किराया भत्ता उसको 1,50,000 रुपए को मिला है। वहां प्रति वर्ष 1,80,000 रुपए किराया देता है, मतलब जिस घर में वो रहता है उस घर का 1,80,000 रुपए पूरे साल भर का रेंट पेमेंट करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। कर योग्य मकान किराया भत्ते की राशि निश्चित कीजिए। कर योग्य मकान किराया भत्ते को हमें गणना करना है, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर का आ, ब, स और थर्ड नंबर का एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। यानी कि हम अगर टोटल देखेंगे तो 6-7 कैलकुलेशन, 6-7 क्वेश्चन को हम बना चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर में एक ही क्वेश्चन था, सेकंड नंबर में 3 कंडीशन था उस क्वेश्चन के अंतर्गत, 3 क्वेश्चन छोटा छोटा उसके अंदर बनाना पड़ेगा, और तीसरा नंबर में भी 3 क्वेश्चन है छोटा छोटा, उसको मतलब देखेंगे तो 6-7 क्वेश्चन हमारा राउंड फिगर बनाना हो गया है। तो अब तक जो उनका वीडियो देखे होंगे उसको पूरा समझ में आ गया है, जो नहीं देखे पहले उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। अब हमें यहाँ पे मकान किराए भत्ते की कर योग्य राशि को निश्चित करना है, यानी कि गणना करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डालेंगे कि श्री मोहन की मकान किराया भत्ता की गणना। श्री मोहन की मकान किराया भत्ते की गणना कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, 2023-24 के लिए। अब देखो हमारा न्यू एडिशन जो बुक है 64 एडिशन वो अभी तक नहीं आया है। अगर आने के बाद कुछ चेंजेस दिखते हैं तो हम और बताएंगे, दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो बुक है 2022-23 का, तो उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। तो अगर यहाँ पे आप लोग अभी 2022-23 का बुक है तो 2022-23 के हिसाब से बनाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2022-23 का यहाँ पे बना लो आपने जिस बुक में है, लेकिन जब न्यू बुक आएगा तो 2023-24 के अनुसार हम उसको भी बना देंगे, लगभग सेम रहेगा। अगर कोई रूल में, नियम में कोई परिवर्तन होता है तो हम उसको और बता देंगे, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, और अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अच्छी बात है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या है कि हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, देखते हैं इस साल क्या परिवर्तन आता है। जो भी परिवर्तन होगा कोई मतलब नहीं, मतलब हम सुधार देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से वीडियो बना देंगे, फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें, टेंशन मत लो। 2022-23 का बुक है, इसी के हिसाब से पढ़ लो, न्यू एडिशन आएगा फिर से पढ़ाऊंगा।
अब यहाँ पे कमेंट में किसी का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि आप 2022 का बुक का 23-24 को बना के पढ़ा रहे हो, ऐसा क्या? 2022 का बुक है जैसा है वैसा हमें बताया जा रहा है, न्यू एडिशन जैसा है और बताया जाएगा, इसमें कोई क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए और इसमें कोई दूसरा कमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 22-23 का बुक है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, 23-24 का आएगा फिर से बताऊंगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनो, देखो, चीज को समझो, यहाँ पे उल्टा पुल्टा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे मकान किराए भत्ते की गणना। अब मकान किराए भत्ते की गणना करेंगे तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे हम अगर लिख देते हैं कि मकान किराया भत्ता, यानी कि जो हमारा मेन आंसर आएगा करोगे राशि आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसको लिखने के लिए तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना। जो श्री मोहन है, श्री मोहन की करोगे भत्ते की गणना करने बोला गया है, तो श्री मोहन की करोगे भत्ते की गणना करेंगे तो यहाँ पे मकान किराया भत्ता जितना करोगे राशि निकलेगा मेन आंसर हमारा वर्किंग नोट का, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। लेकिन पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि उसको जो मकान किराया भत्ता मिला है 1,50,000 रुपए का, उसमें से कितना कर मुक्त हो गया और कितना करोगे हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि जो मकान किराया भत्ता है वो आंशिक कर मुक्त भत्ता होता है, जितना भत्ता के रूप में पैसा मिलेगा उसमें से कुछ मात्रा में टैक्स लगेगा, कुछ मात्रा में टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि कुछ कर मुक्त होता है तो कुछ करोगे होता है, पूरा पूरा करोगे नहीं होता है, पूरा कर मुक्त भी नहीं होता है मकान किराया भत्ता, ठीक है। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है, जिसके लिए हम यहाँ पे वर्किंग नोट बना देंगे। वर्किंग नोट, अब वर्किंग नोट में सबसे पहला हमारा क्या आएगा यहाँ पे, प्राप्त मकान किराया भत्ता। प्राप्त मकान किराया भत्ता यानी कि मकान किराया भत्ते का कितना पैसा प्राप्त हुआ, उसको कितना पैसा प्राप्त हुआ, 1,50,000 रुपए मकान किराया भत्ता मिला है, ठीक है, 1,50,000 रुपए। अब 1,50,000 रुपए जो मिला है उसके साइड में ना मासिक शब्द लिखा है ना ही प्रतिमाह लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पूरा सालाना आय है, मतलब पूरा साल भर का वार्षिक है वो, उसमें हमें दोबारा 12 से गुना करके वार्षिक करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से वार्षिक बना हुआ है। 1,50,000 रुपए का डायरेक्ट लिख देना है, इसमें कोई 12 महीने से गुना नहीं करना है। अगर प्रतिमाह मासिक बोलता तो ही इसको 12 महीने से गुना करके हम उसको बाहर निकाल कर वार्षिक बना के, लेकिन पहले से वार्षिक है। दूसरा जो हमारा कंडीशन है, किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का आधिक्य, ठीक है, वेतन के 10% का आधिक्य। अब किराया कितना चुका रहा है, 1,80,000 रुपए का किराया चुका रहा है, क्वेश्चन में देख लो यहाँ पे 1,80,000 रुपए का किराया चुका रहा है, 1,80,000। अब यहाँ पे भी कोई प्रतिमाह नहीं था तो डायरेक्ट वही आ गया, माइनस वेतन का 10%, वेतन का 10%, वेतन में क्या क्या चीज शामिल होगा, इसका शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड हो चुका है, देख लीजिए, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। वेतन बराबर क्या होगा, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता, सेवा के अधीन होना चाहिए ये भी, ठीक है, सेवा के अधीन होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या प्लस होगा, प्रतिशत वाला कमीशन, परसेंट वाला कमीशन, ये सब चीज जुड़ेगा, ये सब चीज एक साथ मिलके बनेगा वेतन। उसी वेतन को हमें यहाँ पे 10% काटने में यूज करना है, उसी वेतन को हमें तीसरा नंबर कंडीशन जब बनाएंगे तब यूज करना है। तो वेतन से आशय, वेतन का मतलब इतनी सारी चीजों को मिला के बनता है, ये नियम आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे इस चीज को। तो यहाँ पे सबसे पहले मूल वेतन कितना मिला, इसको 2 लाख रुपए का मूल वेतन मिला है, 2 लाख रुपए का मूल वेतन मिला, प्लस महंगाई वेतन वो भी 2 लाख रुपए का मिला है, क्वेश्चन में 2 लाख मिला था, श्री मोहन को कानपुर में रहता है, 2 लाख रुपए का मूल वेतन और 2 लाख रुपए का महंगाई वेतन, मूल वेतन भी 2 लाख रुपए का मिला और महंगाई वेतन भी उसको 2 लाख रुपए का ही मिला। महंगाई भत्ता के नाम का कोई चीज क्वेश्चन में है ही नहीं, तो महंगाई भत्ता इसको नहीं मिला,
तो हम महंगाई भत्ते को कर देते हैं नील, प्लस परसेंट वाला कमीशन। कमीशन के बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अगर बोलते तो हम उसको लिखते, नहीं बोला तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये कमीशन भी हो गया नील। अब टोटल कितना आ रहा है, 2 और 2 4 लाख, ठीक है 4 लाख रुपए। ये क्या आ रहा है 4 लाख रुपए, वेतन। वेतन कितना आ रहा है, टोटल 4 लाख रुपए। वेतन टोटल 4 लाख आ रहा है। उसी वेतन का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 4 लाख का 10%, ठीक है 4 लाख का 10%, तो 1,80,000 यहाँ का माइनस 4 लाख का 10% अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000। अब 1,80,000 में से 40,000 माइनस करेंगे तो 1,40,000 यहाँ का बच जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे बोला गया था कि किराया चुकाया माइनस वेतन का 10% का अधिक्य। अधिक्य मतलब दोनों को माइनस करने के बाद जो शेष बचेगा बैलेंस वही होता है अधिक्य यहाँ पे, ठीक है। तो किराया चुकाया 1,80,000 माइनस का माइनस वेतन का 10%, वेतन को हम निकाल लिए इस तरीके से, वेतन यहाँ पे निकाला जाएगा। ये वर्किंग नोट है, एक्स्ट्रा वर्किंग नोट, ठीक है। उसको आप लोग और नीचे लिखोगे आपके पेज में, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं इसके आंसर में वहां पे लिख दिया होगा, आप लोग और भी नीचे लिखोगे इस चीज को। अब जो वेतन 4 लाख का मिल गया था उसको मैं 10% काट दिया, 40,000 आया। अब 1,80,000 में से 40,000 को माइनस कर दिया, आ गया 1,40,000 रुपए। अब तीसरा कंडीशन क्या है इसमें, तीसरा कंडीशन है कि वेतन का या तो हमें 40% काटना है या फिर 50% काटना है, तो कब कौन सा कटेगा ये डाउट होता है सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कब 40% कब 50%। तो ये चीज शहर के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा शहर में वो कंपनी कर्मचारी घर लेके रह रहे हैं, कौन सा शहर है। यहाँ पे फिलहाल कानपुर शहर में रहता था, और कानपुर हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इन 4 शहर से बाहर का है, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये 4 शहर में से किसी भी शहर में होता तो उसमें 50% लगाते, लेकिन उसमें से बाहर का कोई शहर है तो 40% लगेगा। तो यहाँ पे कानपुर है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता से बाहर है, तो उसमें क्या हो जाएगा 40% लग जाएगा। अब 40% लगेगा किसका, वेतन का। अब वेतन क्या है, जो वेतन यहाँ पे आया था इन सभी चीजों को जोड़ के वही वेतन को यूज किया जाएगा यहाँ पे, यही वाला वेतन यहाँ पे यूज किया जाएगा 10% के लिए, और उसी वेतन को यहाँ पे 40% के लिए यूज किया जाएगा, दोनों ही जगह। 4 लाख का 40%, 4 लाख का 40%, 4 चम के 16, 1,60,000 आना चाहिए, 1,60,000 रुपए का, ठीक है। अब देखो हमारा जो मकान किराया भत्ते को निकालने का जो प्रोसेस रहेगा, जो 3 कंडीशन है, तो तीनों कंडीशन खत्म हो गया। पहला कंडीशन मकान किराया भत्ता मिला था 1.5 लाख रुपए का। दूसरा कंडीशन कितना किराया चुका रहा है उस घर का, जिस घर में वो किराए पर लेकर रह रहे हैं, 1,80,000 माइनस वेतन का 10% का अधिक्य। अब वेतन क्या है, उसको 2 लाख रुपए मिला, उसे 2 लाख उठा के नहीं लिखना है आप, यहाँ पे वेतन का मतलब होता है उस वेतन में बहुत सारा चीज जुड़ेगा। यहाँ पे मसाला क्या जुड़ेगा, ये सारे चीज को जुड़ेगा, सारे चीज को जोड़ने के बाद आया था 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे कमीशन नहीं था और हमारा महंगाई भत्ता भी नहीं था, अगर रहना तो हम उसको जोड़ दे। बहुत सारे क्वेश्चन में मिलेगा उसको, बहुत सारे क्वेश्चन में चारों के चारों मिलेगा, किसी क्वेश्चन में 3 मिलेगा, किसी क्वेश्चन में 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो जितना मिले उतना जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही हमारा वेतन बन जाएगा। उसी वेतन को यहाँ पे 10% काट में यूज करना है, उसी वेतन को यहाँ पे 40% काट में यूज करना है। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमारा जो 3 कंडीशन था, तीनों कंडीशन को हम एक एक करके पूरा कर लिए, जो भी नियम था पूरा लगा दिए। अब क्या प्रोसेस है, अब क्या करना है, यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में कंपेयर करना है, ठीक है। तीनों में तुलना करना है कि कौन सा राशि सबसे कम है, 1,50,000, 1,40,000 और 1,60,000, इन तीनों में कौन सा कम है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये बीच वाला 1,40,000 सबसे कम है। अब एक बात यहाँ पे है कि जो सबसे ज्यादा कम होता है, जो सबसे ज्यादा छोटा अमाउंट होता है वही कर मुक्त होता है, उतना ही उसको छूट मिलता है, उससे ज्यादा छूट नहीं मिलता है। ये छूट मिलने वाला बात है, सब क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो मकान किराया भत्ता होता है, मैं क्या बोला, आंशिक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से में कर लगता है, कुछ हिस्से में कर नहीं लगता है। तो कितने हिस्से में कर नहीं लगेगा, वो यही है, कितने हिस्से में कर नहीं लगेगा मतलब कितना कर मुक्त होगा, ये है यहाँ पे 1,40,000 है जिसमें कर नहीं लगेगा, ये हो जाएगा कर मुक्त।
कर मुक्त हो जाएगा, इस पे कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री है। क्यों टैक्स फ्री हुआ? तीनों में से कम हुआ, इस कारण से टैक्स फ्री हो गया। ठीक है, एक नियम है सब। अब इतना तो कर मुक्त हो गया, लेकिन कर योग्य कितना होगा उसके लिए हम एक सूत्र और लिखेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे कर योग्य राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। ठीक है, कर योग्य राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। इस फॉर्मूले पे आप लोग लगाएंगे अभी। अब प्राप्त भत्ता कितना मिला था? ये देखो, प्राप्त मकान किराया भत्ता मिला था 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए आप लोग क्वेश्चन से देख सकते हैं, क्वेश्चन से उठा सकते हैं, या फिर सॉल्यूशन जो आप बना चुके हैं वहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो बुक में वही लिया है कि 1,50,000 रुपए का मकान किराया भत्ता उसको मिला है, और यहाँ पे हम पहले से लिख भी चुके हैं कि मकान किराया भत्ता 1,50,000 मिला है। तो यहाँ से भी लेने से होगा, क्वेश्चन से भी लेने से होगा, दोनों एक ही चीज है, वहां पे दोनों ही मकान किराया भत्ता है, वो मतलब एक ही चीज है। 1,50,000 रुपए माइनस कर मुक्त राशि। अब 1,50,000 रुपए तो मिला है, पर उसमें से कर मुक्त कितना होगा? 1,40,000। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों में से कम वही है। 1,60,000, 1,40,000 और 1,50,000, इस तीनों में सबसे कम कौन सा है? 1,40,000। तो यही कर मुक्त हो गया। तो मिला था 1,50,000, कर मुक्त हो गया 1,40,000। अब कितना बचेगा? अब बचेगा 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए क्या हो जाएगा? कर योग्य, कर योग्य हो जाएगा, मतलब टैक्सेबल, टैक्सेबल अलाउंस हो जाएगा। ठीक है, कर योग्य भत्ता हो जाएगा। कर योग्य मकान किराया भत्ता कितना निकलेगा? ये 10,000 रुपए निकलेगा यहाँ पे। तो ये सारे प्रोसीजर हमारा वर्किंग नोट है, ये पूरा वर्किंग नोट है, और ये हमारा एक्स्ट्रा वर्किंग नोट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको मुझे मिटाना है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी उसको मिटाना पड़ेगा। हो गया। अब देखो यहाँ पे मेन सॉल्यूशन क्या रहेगा, यहाँ पे कितना छोटा सा मेन सॉल्यूशन। हम सबसे देखो, ये हमारा वर्किंग नोट है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, वर्किंग नोट पे यहाँ पे रहने दो। सबसे पहले हम श्री मोहन की मकान किराया भत्ते की गणना कर रहे थे कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। ठीक है, अब मकान किराया भत्ता कितना है? मकान किराया भत्ता 10,000 रुपए, जो कर योग्य राशि है उसी को लिखना है। मकान किराया भत्ता कितना है? 10,000 रुपए। ये क्या हो जाएगा अपना? कर योग्य भत्ते या कर योग्य भत्ता। ठीक है, इस पर उसको कर का भुगतान करना पड़ेगा, आयकर उसको देना पड़ेगा उस पर। अब ये 10,000 आया कहां से? ये प्रोसेस से होकर आया है, इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके 10,000 मिलेगा अपने को। ठीक है, तो ये नियम जो है ना हमारा, 3 कंडीशन, इसको याद करना पड़ेगा। अगर किसी को याद है पहले से तो ठीक है, नहीं है तो याद करो। और ये सब अपना नोट्स से मिलेगा आपको, नोट्स टेलीग्राम चैनल आयुष कॉमर्स में, वहां पे मिल जाएगा, वहां पे कांटेक्ट करो और नोट्स को ले लो वहीं से। नोट्स जैसे याद हो गए तीनों कंडीशन का, तीनों कंडीशन लगा लेंगे, उसके बाद तीनों में से जो कम होगा वही कर मुक्त हो जाएगा। अब जितना मिलेगा अपने को भत्ता, उसमें से कर मुक्त राशि को घटा देंगे, फिर हमारा आंसर सामने आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ये बीच वाला सबसे कम हो गया था। अब किसी क्वेश्चन में हो सकता है नीचे वाला कम हो जाए, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि यही वाला कम हो जाए। तो जितना मिला था उतना ही कम हो गया, उतने में से उतना ही घटाएंगे, 0 हो जाएगा आंसर। यानी कि मान लो यहाँ पे 1,80,000 है और यहाँ पे 1,60,000, 1,50,000, तो यहाँ पे 1,50,000 ही कम दिख रहा है। तो यहाँ पे सूत्र में लगाएंगे प्राप्त भत्ता 1,50,000 माइनस कर मुक्त राशि भी 1,50,000, क्योंकि उतना ही मिला था उतना ही कम हो गया, तीनों में से कर मुक्त हो गया। तो जितना मिला था उतना ही कर मुक्त यहाँ पे हो सकता है, और आंसर नील आ सकता है। वो हर क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिलहाल यहाँ पे 1,40,000 था, जो इन तीनों में से कम था। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरे इस क्वेश्चन में चौथा नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे बनाया गया है, इसमें बीच वाला कर मुक्त हो गया था। हो सकता है किसी क्वेश्चन जो आप बना रहे हो जिसको, ये वाला कर मुक्त हो जाए, या हो सकता है ये वाला कर मुक्त हो जाए, तीनों में से ही कम हो जाए, या तीनों में से ही कम हो जाए, तीनों में से बीच का कम आ सकता है। मतलब तीनों में से कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहला वाला कर मुक्त हो सकता है, दूसरा वाला कर मुक्त हो सकता है, तीसरा वाला कर मुक्त हो सकता है। फिलहाल दूसरा वाला कर मुक्त हो गया, किसी क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है कि यही वाला कर मुक्त होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इतना जान ले रहा हूं यहाँ पे। और ये सूत्र का यूज करना है यहाँ पे कि कर मुक्त राशि बराबर प्राप्त भत्ता माइनस कर मुक्त राशि। उसके बाद प्राप्त भत्ता जो यहाँ पे मिलेगा अपने को
ये वाला लगाएंगे माइनस कर मुक्त राशि। अब इस तीनों में से जो ही कम होगा वही कर मुक्त होगा, उसको यहाँ पे लाना है। फिलहाल सेकंड नंबर वाला कर मुक्त हुआ था, उसको हम लाए थे और माइनस करने के बाद आया था 10,000। ये हो गए करों के भत्ते, उसको हम यहाँ पे मेन सॉल्यूशन में दिखा दिए कि मकान किराया भत्ता 10,000 रुपए। कहाँ से आया ये आंसर? ये यहाँ से आया, इस पूरा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ा तब जाके वो 10,000 मिला। तो ये झमेला यहाँ पे करना पड़ेगा मकान किराया भत्ते के लिए, क्योंकि आंशिक कर मुक्त होता है, कुछ हिस्से में कर लगेगा, कुछ हिस्से में कर नहीं लगेगा, और उन सब चीजों के लिए हमें ये सब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये आपका मेन सॉल्यूशन रहेगा, हेडलाइन रहेगा, ये वर्किंग नोट में जाएगा पूरा। और जो यहाँ पे वेतन बराबर लिखा था मैं, वो और वर्किंग नोट में नीचे जाएगा, सेकंड नंबर वर्किंग नोट में। ठीक है, तो यहाँ पे जगह नहीं था इसका, ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे आपको नीचे लिखना है इसके सेकंड नंबर वर्किंग नोट। ये फर्स्ट नंबर है, उसके बाद सेकंड नंबर आप उसको बनाओगे। तो प्रोसेस ऐसा रहेगा। और मकान किराया भत्ते की गणना करने के लिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में 3 कंडीशन, और थर्ड नंबर कंडीशन में 3 कंडीशन, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन मतलब 3 3 6 और 1 7 क्वेश्चन लगभग हो रहा है पूरे कंडीशन को मिला के। क्योंकि सेकंड नंबर में 3 पॉइंट दिए, तीनों में मकान किराया भत्ते की गणना करना है। थर्ड नंबर में 3 पॉइंट दिए, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन टाइप के हैं, तीनों में अलग अलग मकान किराया भत्ते की गणना करना पड़ेगा। तो 3 3 6 क्वेश्चन वहाँ पे छोटा छोटा बन रहा है। और यहाँ पे चौथा नंबर है, तो पूरा ही मकान किराया भत्ते की गणना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक्सरसाइज का 4 नंबर क्वेश्चन लास्ट का, ये मतलब बैक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इतने सारे क्वेश्चन पूरा अपलोड हो चुका है। अगर कोई देखे हैं या देख रहे उसको पूरा समझ में आ जाना चाहिए अब तक के। इसके बाद जो 5th नंबर क्वेश्चन है, 6th नंबर क्वेश्चन है, आगे क्लास में इसको बताऊंगा। और इसमें मकान किराया भत्ता वगैरह थोड़ा कम ही आएगा। अब ये जो क्या है ना, एक वर्किंग नोट मतलब मकान किराया भत्ते को निकालना कैसे है उसको सिखाने के लिए ये चीज है। इसके बाद खाली मकान किराया भत्ते को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सब मिक्सर वाला आएगा। मतलब जितने सारे भत्ता है सब आएगा, अनुलाभ आएगा, वेतन आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, कितना सारा चीज वहां पे आएगा। तो सबको मिला के अपने को वेतन से आय की गणना करना है, करों के वेतन की गणना करना पड़ेगा, जो आगे सारे क्वेश्चन में बनाना है। ठीक, तो इस